एडम स्मिथ का आर्थिक विकास मॉडल। एडम स्मिथ के नाम से हम सभी लोग परिचित हैं, इकोनॉमिक्स में बहुत ही फेमस नाम है ये। और एडम स्मिथ का जन्म 1723 में हुआ था और 1790 में इनका देहांत हो गया था। इस दौरान इन्होंने अर्थशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए, कई तरह के सिद्धांत दिए, कई तरह के अपने विचार रखे, जो अर्थशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों में पढ़ाया जाता है और बहुत काम आता है। शुरू में 18वीं शताब्दी के शुरू में इकोनॉमिक्स कोई सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ाया जाता था, बल्कि यह पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट के रूप में पढ़ाया जाता था। एडम स्मिथ ने इसको एक सब्जेक्ट रूप में खड़ा किया और इसीलिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने 1776 में एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब लिखी जिसका नाम है द इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये नेचर है, यहाँ पे नेम लिख दिया गया है, नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। शॉर्ट में इसको वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से ही जानते हैं। तो ये इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब लिखा और इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, फाउंडर ऑफ कैपिटलिज्म। पूंजीवाद की स्थापना बेसिकली इन्होंने ही किया और पूंजीवाद पे फिर जो 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने जो विरोध किया और उसका जो उन्होंने दास कैपिटल के माध्यम से पूंजीवाद पर चोट पहुंचाया, वो फिर बाद में आया। लेकिन पूंजीवाद का बेसिक कंसेप्ट एडम स्मिथ से ही आता है। तो इस संबंध में हमें आज पढ़ना है कि जो एडम स्मिथ ने आर्थिक विकास मॉडल दिया, किसी भी अर्थव्यवस्था को विकास के लिए क्या करना चाहिए, तो उससे संबंधित हम यहाँ पे संक्षिप्त में पूरे इनके मॉडल को देखेंगे। मैं मॉडल के आगे के स्लाइड पे जाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे समराइज कर देना चाह रहा हूँ कि कैसे इन्होंने अपने मॉडल को दिया। तो ये कुछ 2-4 पॉइंट मैं दूंगा, इससे आपको ये की पॉइंट है जो यदि आप इसको दिमाग में रखते हैं तो पूरे मॉडल को आप समझ सकते हैं बहुत इजीली। इन्होंने पहली बात तो मुख्य रूप से ये कहा कि स्वतंत्र बाजार होना चाहिए, स्वतंत्र बाजार व्यवस्था होना चाहिए, यानी कि किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से बाजार आर्थिक क्रिया करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और बाजार में किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सरकारी हस्तक्षेप के ये विरोध में थे, सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तीसरा, इन्होंने अपने मॉडल में जो मुख्य पॉइंट कहा, इन्होंने कहा कि लेबर डिवीजन होना चाहिए, श्रम विशेषज्ञता, श्रम विभाजन, लेबर डिवीजन, लेबर डिवीजन होना चाहिए। इससे ये होगा कि उत्पादन बढ़ेगा। जो काम को यदि लेबर के मध्य हम श्रमिकों के बीच हम बांट देंगे उनके विशेषज्ञता के आधार पे, तो उत्पादन, कुल उत्पादन बढ़ जाएगा। चौथा, इन्होंने कहा कि कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन को इन्होंने जरूरी माना। कंपटीशन होने से कंज्यूमर को अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं मिलती हैं और कीमतें कम होती हैं, तो कंपटीशन होना चाहिए। पांचवी बात, इन्होंने ये कहा कि पुनर्निवेश, कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए, कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए। तो जो भी प्रॉफिट आता है निवेशक के पास या उद्योगपति के पास, तो वो अपने प्रॉफिट को फिर से इन्वेस्टमेंट करे, इन्वेस्टमेंट करेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा और पूंजी निर्माण होगा, जिससे अर्थव्यवस्था की जो बुनियादी ढांचा है वो मजबूत होगा। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट है इनके, जो आर्थिक विकास से संबंधित विचार था उससे संबंधित ये मुख्य पॉइंट इनके हैं, जिसके आधार पर इन्होंने पूरे आर्थिक विकास को डेवलप किया, आर्थिक विकास मॉडल को डेवलप किया। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, यहाँ पे एडम स्मिथ की किताब का नाम भी दिया गया है। 1776 में इन्होंने एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये कई बार एग्जाम में पूछ देता है, तो इसे हमें याद रखना चाहिए कि ये किताब किसने लिखी, एडम स्मिथ ने लिखी और कब प्रकाशित हुआ, तो 1776 में प्रकाशित हुआ। इनके मॉडल की जो मुख्य विशेषताएं हैं, जिसमें पहला है स्वतंत्र बाजार व्यवस्था, फ्री मार्केट सिस्टम। फ्री मार्केट सिस्टम में इन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियां करने की व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि कर सकता है और अपना संपत्ति खड़ा कर सकता है। इनका जो पूरा मॉडल था, इनका मॉडल ये था कि जो राष्ट्र है, राष्ट्र तभी विकास करेगा जब वो ज्यादा से ज्यादा संपत्ति पैदा करे। संपत्ति तभी पैदा करेगा जब सब लोग कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो और इसीलिए शायद इन्होंने सरकार के हस्तक्षेप को मना भी किया कि सरकार हस्तक्षेप करके और यदि लोगों को फ्री में राशन, फ्री में कुछ चीजें, फ्री में पैसे देती रहेगी तो लोग काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो वेल्थ का प्रोडक्शन नहीं होगा, वेल्थ उत्पादन नहीं होगा। तो
सरकारी हस्तक्षेप को इन्होंने मना किया और कहा कि वेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा, कोई भी नेशन हो वेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करे, किसी तरह से उत्पादन बढ़ाए, उत्पादन कार्य करे। और जब उत्पादन कार्य तभी करेगा जब आर्थिक गतिविधियों के लिए स्वतंत्रता होगी व्यक्ति को। कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यवसाय शुरू करे, कोई भी काम शुरू करे और उसमें उत्पादन करे, जिससे कि और लोगों को भी रोजगार मिलेगा। तो इससे बाजार व्यवस्था, स्वतंत्रता रहेगी बाजार व्यवस्था में, तभी ये काम हो पाएगा। बाजार में मूल्य निर्धारण मांग और आपूर्ति के अनुसार स्वतः एडजस्ट हो जाता है। तो जो बाजार में वस्तु की मांग और पूर्ति है, किसी भी वस्तु की यदि चीनी की मांग ज़्यादा होती है तो निश्चित रूप से ये डिमांड लाइन है, ये सप्लाई लाइन है, तो यदि मांग बढ़ती है तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी। डिमांड यदि बढ़ती है तो प्राइस बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी तो जो चीनी उत्पादक हैं उनके लिए प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लाभ के अवसर बढ़ जाएंगे, तो वो फिर सप्लाई को बढ़ाएंगे और जो उत्पादक हैं वो आकर्षित होकर, प्रॉफिट से आकर्षित होकर और चीनी के उत्पादन को बढ़ा देंगे, जिससे अर्थव्यवस्था लॉन्ग टर्म में स्वतः इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। यानी कि सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस नीचे आ जाएगी और फिर ये स्वतः इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट को कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत इसमें नहीं होगी, सरकार का हस्तक्षेप इसमें न्यूनतम होना चाहिए। तो बाजार व्यवस्था स्वतंत्र होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। तो आर्थिक क्रियाएं अपने आप एडजस्ट कर लेंगी थोड़े समय के लिए, यानी कि शॉर्ट रन के लिए, अल्पकाल के लिए ही। अल्पकाल में डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है, डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम ही होगा और फुल एम्प्लॉयमेंट भी होगा। इन्होंने ये कहा बाजार अपने आप चीजों को एडजस्ट कर लेगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अदृश्य हाथ का सिद्धांत इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जब कोई काम करता है तो वो स्वतः ही समाज के उत्थान में योगदान दे रहा है, इसके लिए गवर्नमेंट को अलग से प्रयास की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा कि यदि कोई छोटा सा बिजनेस भी करता है, कोई स्टार्टअप करता है, मान लो कोई बिस्किट की फैक्ट्री लगाता है, तो जैसे फैक्ट्री लगा तो उसको कुछ लोगों को काम के लिए रोजगार देगा, फिर उन लोगों को रोजगार देगा तो उनके पास परचेजिंग पावर जाएगा, पैसे जाएंगे, फिर वो डिमांड करेंगे मार्केट में जाकर के, फिर अर्थव्यवस्था ऐसे चल पड़ेगी। तो व्यक्ति शुरू तो करता है अपने निजी स्वार्थ में, अपने प्रॉफिट कमाने के लिए। कोई यदि जूस की फैक्ट्री लगाता है तो ऐसा नहीं कि वो समाज हित में काम कर रहा है। कोई व्यक्ति अंबानी, अडानी या कोई भी हो, जो भी वो काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं। इसके वजह से लोगों को लाभ हो जाता है, लोगों को रोजगार मिल जाता है, लोगों को हम इंटरनेट पे बात करते हैं, इंटरनेट का लाभ उठाते हैं, ये सेकेंडरी होता है। काम जो शुरू किया जाता है वो उसका मेन मकसद होता है क्या, ओनली प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना। तो लाभ कमाने के लिए शुरू करता है, लेकिन अनजाने में पूरे समाज का लाभ पहुंचता है, पूरे समाज को लाभ पहुंचता है। बाजार में यदि मांग अधिक है तो उत्पादन बढ़ता है, जिससे संतुलन बनता है। यदि मांग अधिक है तो अभी हमने पिछले स्लाइड में बताया कि यदि डिमांड ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो ये प्रॉफिट को बढ़ाएगा, प्रोड्यूसर के प्रॉफिट को बढ़ा देगा। प्रॉफिट को जब बढ़ाएगा तो इससे आकर्षित होकर उत्पादक और ज्यादा उत्पादन करेगा, यानी कि सप्लाई बढ़ेगा। जो उत्पादन में नहीं है, जो फर्में बाहर हैं, वो फर्में भी उत्पादन शुरू कर देंगी, लाभ से आकर्षित होकर सप्लाई बढ़ जाएगा और संतुलन फिर से आ जाएगा, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा। श्रम विभाजन को इन्होंने महत्व दिया कि लेबर डिवीजन होना चाहिए। दक्षता के हिसाब से यदि कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है और उसमें कोई फर्म टायर बना रही है गाड़ी की, कोई फर्म उसके शीशे बना रही है, कोई फर्म उसका प्लास्टिक का उत्पादन कर रही है, तो उससे जुड़े लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं, जो टायर को बनाने में स्पेशलाइज्ड हैं, उनको उस फर्म में लगाना चाहिए। जो शीशे के मामले में स्पेशलाइज्ड हैं उसको शीशे बनाने के फर्म में लगाना चाहिए। इससे कुल उत्पादन बढ़ता है और उससे लोगों के आय भी बढ़ती है, फर्म का प्रॉफिट बढ़ता है। पूंजी संचय, कैपिटल एक्युमुलेशन, श्रम से उत्पन्न अधिशेष आय को पुनः निवेश करके पूंजी निर्माण किया जा सकता है। श्रम जो उत्पादन में श्रम का योगदान होता है उससे प्रॉफिट होता है, जिसका कार्ल मार्क्स ने भी विरोध किया कि श्रम को उतनी मात्रा में इनकम नहीं दिया जाता है जितना कि श्रम के द्वारा उत्पादन में योगदान दिया जाता है। तो जो अधिशेष आय है, जो सरप्लस है, उससे हम पूंजी निर्माण कर सकते हैं, यानी कि जो निवेशक पूंजीपति है उस प्रॉफिट को पुनः इन्वेस्ट करे और कैपिटल फॉर्मेशन करे। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है या कैपिटल एक्युमुलेशन क्या होता है, यानी कि कैपिटल एक्युमुलेशन होता है कि उत्पादन के मशीनों का निर्माण करना, मशीन का निर्माण करना, टेक्नोलॉजी में सुधार करना, ये सब कैपिटल फॉर्मेशन है जो उत्पादन को और बढ़ाने में मदद करते हैं। तो इस तरह के कार्य हम कर सकते हैं जो सरप्लस है। पूंजी पुनर्निवेश आर्थिक वृद्धि को गति देता है। जब हम ये पुनर्निवेश करते हैं, यानी कि जो सरप्लस है, श्रम के द्वारा अधिशेष आय प्राप्त हुई है, उसको हम पुनर्निवेश करके आर्थिक वृद्धि को बढ़ा सकते हैं। प्रतिस्पर्धा, अभी हमने पीछे चर्चा किया, कंपटीशन जरूरी है।
और जब सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी तो इकोनॉमी में परफेक्ट कंपटीशन रहेगा। परफेक्ट कंपटीशन रहेगा तो कई उत्पादक लाभ के से आकर्षित होकर उत्पादन करेंगे और जो बेहतर उत्पादन करेगा वो बाजार में टिकेगा। तो इससे उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता वाली कम कीमत में वस्तुएं मिलेंगी और इससे उपभोक्ता को फायदा होगा। टेक्नोलॉजी में सुधार होगा क्योंकि जो उत्पादक हैं वो आपस में कंपटीशन करेंगे, तो एक उत्पादक सोचेगा कि हम बेहतर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें और अच्छी वस्तु बनाएं, तो इससे जो अर्थव्यवस्था है वो और ज़्यादा उत्पादक होगी और ज़्यादा आगे बढ़ेगी और हम दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। ये इनोवेशन को भी बढ़ावा देगा, इनोवेशन नवाचार को बढ़ावा देगा क्योंकि जो उत्पादन है वो यदि हम उसके कॉस्ट को कम करना चाहते हैं और उसमें और प्रॉफिट हम लाना चाहते हैं, अपने वस्तुओं को और ज़्यादा हम लोगों तक, उपभोक्ताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें इनोवेशन करना ही होगा। इनोवेशन का एक अलग वीडियो हमने बनाया है, इनोवेशन क्या होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे उस प्रोडक्ट की डिज़ाइन बदल देना, उस प्रोडक्ट नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर देना या उस प्रोडक्ट के क्वालिटी को बढ़ा देना, तो ये सब चीज़ें इनोवेशन में आती हैं। तो ये कंपटीशन के माध्यम से ही हो पाएगा। जितना ज़्यादा कंपटीशन रहेगा उतना ही ज़्यादा इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा। सरकार की सीमित भूमिका होनी चाहिए। लेजर फेयर को इन्होंने बहुत ही हाईलाइट किया कि गवर्नमेंट को कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी को फ्री छोड़ दीजिए, अर्थव्यवस्था खुद ही अपनी इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर लेगी, यानी कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार आ जाएगा, अर्थव्यवस्था में सभी को रोजगार मिल जाएगा, अर्थव्यवस्था खुद ही पूरी तरह से फुल उत्पादन पे पहुंच जाएगा। तो ऐसा कुछ करने की, यदि कीमत ज़्यादा है तो कीमत नीचे आ जाएगी, मजदूरी ज़्यादा है तो वेजेज यदि ज़्यादा है तो वो भी नीचे आ जाएंगे क्योंकि सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाएगा। तो इसलिए इन्होंने इसका पूरी तरह से खंडन किया कि विरोध किया कि सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फिर भी इन्होंने गवर्नमेंट के लिए कुछ कार्य बताए जिससे कि गवर्नमेंट वो चीज़ें यदि दुरुस्त रखे तो अर्थव्यवस्था और तेजी से कार्य कर सकती है और अर्थव्यवस्था में अनुकूल माहौल बन सकता है। जैसे इन्होंने कहा कि राष्ट्र की रक्षा करना गवर्नमेंट का काम है। दूसरे देशों से राष्ट्र की रक्षा करिए या अराजक तत्वों से राष्ट्र की रक्षा करिए ताकि देश में रहने वाले लोग सुरक्षित महसूस करें और अच्छा काम करें, उत्पादन में लगे रहें। कानून व्यवस्था को ठीक बनाए रखें। ऐसा नहीं कि कोई काम कर रहा है और पैसे कमा रहा है फिर उसको लोग मिल करके साइबर क्राइम कर ले रहे हैं या लूट ले रहे हैं या पता चला कि कट्टा दिखा करके और उनका सारा संपत्ति लूट ले गए। तो कोई भी इस तरह से काम करना नहीं चाहेगा, फिर चाहेगा कि जो ऐसे हैं जो काम करके हम कुछ पैसे कहाँ से कमाएंगे जब हम सेफ ही नहीं है, तो वो काम करना उसका हतोत्साहित होगा। नेक्स्ट, सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं का आपूर्ति को बढ़ाना, क्योंकि सार्वजनिक वस्तुओं सेवाओं की आपूर्ति केवल गवर्नमेंट बढ़ा सकती है। प्राइवेट व्यक्ति हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करता है और सार्वजनिक वस्तुओं की प्राइसिंग नहीं हो सकती है। यदि कोई सड़क है तो सड़क की कीमत का निर्धारण नहीं किया जा सकता है और इससे कीमत वसूल नहीं कर सकते हम, क्योंकि सड़क पे गरीब भी जाएगा, अमीर भी जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति सड़क नहीं बनाएगा क्योंकि उसे प्रॉफिट चाहिए और सड़क पे वो इसकी प्राइसिंग कैसे करेगा, क्योंकि सड़क को यूनिट में हम डिवाइड नहीं कर सकते कि एक एक टुकड़ा हम बेचेंगे और कीमत वसूलेंगे। तो ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि अब टोल टैक्स लग गया है तो टोल टैक्स से हम बेच सकते हैं, तो प्राइवेट कंपनियां अब आ रही हैं पब्लिक गुड्स में भी अपने योगदान देने। तो जो सार्वजनिक सेवाएं हैं पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट ही कर सकती है। गवर्नमेंट अमीरों से टैक्स लेगी और वो सब सड़क बनाएगी, सड़क पे सभी लोग चलेंगे, अमीर भी गरीब भी। तो एक ये सामाजिक न्याय को दर्शाता है। तो ये कानून व्यवस्था बनाए रखना और सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन आपूर्ति करना, पुल बनाना, बिजली बनाना या सड़क बनाना, ये सब काम गवर्नमेंट को करना चाहिए और बाकी जो इकोनॉमी से संबंधित काम है उसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। वो अपने आप अपना विकास कर लेगा। तो ये मॉडल है एडम स्मिथ का। इसकी जो कुछ आलोचनाएं हैं, कुछ आलोचनाएं या इस मॉडल की जो सीमाएं हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। मॉडल पहले से ही मान के चलता है कि मनुष्य हमेशा तर्क संगत ढंग से निर्णय लेता है। तो ये एक इसकी मॉडल की कमी है कि ये हमेशा मान के चलता है कि व्यक्ति हमेशा तार्किक ढंग से काम करेगा, हर व्यक्ति बुद्धिजीवी है और हमेशा तर्क संगत ढंग से चलता है। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीजें लोग व्यवहारिक रूप में या संबंधों के हिसाब से चलते हैं, हमेशा लॉजिकल तरीके से नहीं चलते हैं। नेक्स्ट है असमानता और सामाजिक न्याय को नजरअंदाज करता है। ये बताता है कि यदि कोई कैपिटलिस्ट है, इस मॉडल के हिसाब से यदि कोई पूंजीपति है तो वो बहुत ज़्यादा संपत्ति अर्जित कर सकता है। श्रम के द्वारा जो अधिशेष आय है वो उसको उसके द्वारा पूंजीपति संपत्तियों का, बहुत बड़ी संपत्तियों का मालिक हो सकता है और इससे असमानता समाज में बढ़ सकती है, जिससे सामाजिक अन्याय बढ़ेगा और लोगों के बीच असंतोष की भावना बढ़ेगी, जिससे कि हिंसा बढ़ सकती है। तो ये एक इस मॉडल की कमी है और इसी का लाभ उठाया था कार्ल मार्क्स ने, जिसने कहा कि क्रांति आएगी और समाजवाद की स्थापना होगी। तो यह मॉडल पर्यावरणीय प्रभाव और सार्वजनिक हितों की उपेक्षा करता है, क्योंकि यह मॉडल कहता है कि खूब उत्पादन करना चाहिए, खूब प्रॉफिट कमाना चाहिए, खूब
फैक्ट्रियां लगनी चाहिए, वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए राष्ट्र में। वह ये भूल जाता है कि पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी उत्पन्न होगा जब फैक्ट्रियां ज़्यादा लगेंगी, उससे निकलने वाले धुएं, निकलने वाले गंदे पानी, वो सब जमीन को नष्ट करेंगे, पेड़ पौधों को नष्ट करेंगे, जिससे कि पर्यावरण नुकसान होगा और इससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो पता चला कि हम विकास के चक्कर में विनाश की ओर पहुंच जाएंगे। तो ये चीज़ें भी इस मॉडल में कहीं ना कहीं मिसिंग पाया गया। तो कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं कि एडम स्मिथ का मॉडल आज भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की आधारशिला तो है। उन्होंने दिखाया कि स्वार्थ प्रेरित कार्य भी सामाजिक कल्याण में बदल सकता है, बशर्ते बाजार मुक्त हो और सरकार मूलभूत ढांचा उपलब्ध करवाए। यानी कि जो सड़क, बिजली, पानी जितनी अच्छी रहेगी वहाँ वह अर्थव्यवस्था उतना ही विकास करेगा। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की आधारशिला, और मेरा भी अपना ये मानना है कि जो विकासशील देश है या जो बहुत विकास में पिछड़े देश हैं, उनको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मॉडल ही अपनाना पड़ेगा और इसी के माध्यम से ही हम विकास कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था से हम विकास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में लोगों को काम करने की प्रेरणा का अभाव है, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम कोई भी किसी भी व्यक्ति को मेहनत करके और अपने उद्यम के माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर रहता है और उसको देख करके और लोग भी प्रोत्साहित होते हैं और काम करते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इस अर्थ में बहुत ही सही है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाए कि वो खुद ही समाजवाद में कन्वर्ट होने लगे, उस तरीके का समाजवाद ज़्यादा सही होगा, हालांकि बजाय कि हम समाजवाद को थोपें। तो ये था एडम स्मिथ का आर्थिक विकास का मॉडल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।